हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसे कि आप सभी को पता है 3 बजे की क्लास में हम लोग जो आने वाली हमारी सुपर टेट की वैकेंसी है, यानी कि जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है 51,000 प्लस की वैकेंसी आने वाली, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यू मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मॉडल पेपर ऐसा कि परफेक्शन के साथ है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हिंदी है, हिंदी का क्वेश्चन अब देखेंगे, साथ साथ में CDP होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, GS का क्वेश्चन है, साथ साथ में आज हमने दूसरा लैंग्वेज यहाँ पर ऐड किया है, संस्कृत है। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5वां हमारा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पूरे 5 सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं और ये 5 ऐसे हैं जहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा स्कोर होने वाला है। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से आप लोग अपने मेरिट को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाले आपके यही सब्जेक्ट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और दूसरे बच्चों को लाइक करने से ही पता चल जाता है कि वीडियो कितना रिलेवेंट है। तो सभी की हेल्प हो जाती है और मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन का लेवल मेंटेन रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है उस वाक्य के लिए, ये मतलब पूरा जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन आधिदैविक, आधि भौतिक, आधिदैहिक या आत्मघाती। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता, आधि भौतिक। धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका है आधि भौतिक। अच्छा, जो आधि दैविक है ये किसे कहते हैं, दैव अथवा प्रकृति, दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका है आधिदैविक है। इसी तरह देह या शरीर के द्वारा होने वाले दुख इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आधिदैहिक। ठीक है। फिर आत्मघाती किसे कहते हैं, ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो ये कहलाता है आत्मघाती। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी के लिए है, दुराव शब्द से तात्पर्य है, दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग रिप्लाई करते रहिए। देखिए पूरी एनर्जी के साथ, जब तक आप क्लास में नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप क्लास को नहीं करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, और जब तक आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक ना हमें आसानी होगी ना आपको आसानी होगी। जब आप एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और रिप्लाई जब भी आप करते हैं, जितने भी लोग जुड़े क्यों नहीं रिप्लाई करते हैं, आप लोग पूरे रिप्लाई करिए, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने इतनी कोशिश नहीं की, जितना करना चाहिए तो इतनी मेहनत नहीं की, फिर आपको शर्म लगने लगती, फिर आपको पछतावा होने लग जाता है। तो अभी के लिए ये समय क्यों, मतलब इस समय आप क्यों नहीं एक्टिव हैं, किस चीज के लिए एनर्जी बचा करके रखी है, मेरी समझ में नहीं आता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बैर है। दुराव शब्द से तात्पर्य वैर या दुश्मनी है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। दुराव शब्द से तात्पर्य है दुर्गम स्थल, आवरण, काठिन्य या वैर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, दुराव शब्द से मतलब है बैर या दुश्मनी है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाप का विलोम शब्द क्या है। पाप का विलोम शब्द प्रायश्चित, अपाप, पुण्य या निरापराध। ऑप्शन सी सही हो जाता है, पाप का विलोम शब्द है पुण्य। ऑप्शन सी सही होता है। शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पे हर्ष का विलोम दिया गया, हर्ष का विलोम। खेद दिया है वेदना, दुख, विषाद। तो उत्तर आपका यहाँ पे क्या सही होगा, उत्तर आपका सही हो जाता है डी, विषाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि विलोम आपको बताना है। अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव, संभाव। आविर्भाव का उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, तिरोभाव। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है। हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी,
अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, दीर्घसूत्री। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? वैष्णव, सिद्ध, शाक्त, शैव। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, शैव कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टांग अड़ाना का अर्थ है, टांग अड़ाना का सही अर्थ क्या है? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाना का मतलब होता है अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ आपको बताना है। पुरानी दुश्मनी को ताजा करना नहीं होगा। असंभव कार्य को संभव कर डालना, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे शांति में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना, ये नहीं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। असंभव कार्य को संभव कर डालना यानी कि पानी में आग लगाना। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपका वाक्याशासन, शब्दानुशासन, अर्थानुशासन, अनुशासन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, शब्दानुशासन। पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी है ये, इसका दूसरा नाम है शब्दानुशासन। यह व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे साहित्य से रिलेटेड देखेंगे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा कौन सा? पाणिनि, भट्टोज, दीक्षित, पतंजलि, वरदराज। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, भट्टोज, दीक्षित, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ उस वीडियो में मिलेगा। आप 7 से 8 मिनट का वीडियो, लेकिन आपको आपकी रचनाएं बहुत ज़्यादा तैयार होंगी, बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट वीडियो है वो। राघव विलास किसकी रचना है? राघव विलास किसकी रचना है? राजशेखर, कुंतक, भरत, विश्वनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, विश्वनाथ। राघव विलास विश्वनाथ की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, त्रिविक्रम भट्ट, विशाख दत्त। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, हितोपदेश के रचनाकार है नारायण पंडित। ये पंचतंत्र पर आधारित कथा ग्रंथ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? वस्तुपाल, चंडकवि, माधवाचार्य, सोमनाथ। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, चंडकवि की। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, ये क्या है? महाकाव्य है। इसके प्रणेता कौन है? चंडकवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए वस्तुपाल का नर नारायणानंद, माधवाचार्य का यमक भारत और सोमनाथ का पंडिताराध्य चरित है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी के लेखक हैं। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? दंडी, वाणभट्ट, भट्ट नारायण, अंबिका दत्त, व्यास। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है दंडी। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? दंडी है। क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानियां क्या काम करती हैं? मनोरंजन का साधन है, पाठ्यपुस्तक एक पाठ है बस इसमें, और या फिर विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं एवं चिंतन विकास की संभावनाएं लिए हुए होती हैं जो कहानियां होती हैं। तो विकल्प हमारे यहाँ पर सी सही हो जाता है। भाषा की कक्षा में कहानियां विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए हुई होती हैं, क्योंकि कहानियां हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषाई संरचना का भी विकास करती हैं। जो वास्तविक जीवन है उसके विकास के साथ साथ ये भाषाई संरचना, जो भाषाई संरचनाएं होती हैं उसका भी विकास करती हैं। इनके माध्यम से ही हमें
हमें मतलब बच्चों में अमूर्त, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अमूर्त चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए जीएस का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को फिल इन द ब्लैंक किसके नाम से जाना जाता है। सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही हम कवर करते हैं। आप हमेशा जानते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही हमारा पूरा मतलब बेस होता है सभी वीडियोस का। कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी, ऑप्शन कौन सा सही होगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ये आप सभी ने जान लिया। और एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। सिस्मोलॉजी बता देते हैं, भूकंप विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। सौर मंडल के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। और लिम्नोलॉजी किसे कहते हैं, ये आप लोगों को खोज करके कमेंट सेक्शन में बताना है। लिम्नोलॉजी हमने आपको बताया है और ये भी हम बता दें आपको एससीईआरटी की क्लास में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया भी है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 2 दिन पहले की वीडियो में था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और जब सबसे छोटा दिन होगा तो रात क्या होगी, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, रात सबसे बड़ी होती है। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। और इस तिथि को सूर्य मकर रेखा, जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, तो सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, जबकि इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। अल्फा सेंचुरी, बीटा, प्रॉक्सिमा, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे, ऑप्शन आपका सूर्य का सही होगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के जो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सूर्य के बाद सबसे निकट तारा है। और अल्फा ये प्रॉक्सिमा के बाद सबसे निकट तारा है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, साइरस ये सबसे चमकीला तारा है। ये पूछा जाता है सबसे चमकीला तारा, हमने तारा की यहाँ पर बात की है, ग्रह नहीं। अभी यहाँ आपसे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितना भी हम क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करिए। हमेशा कहते हैं सभी की रिप्लाई हमें कमेंट सेक्शन में मिलनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं या सच में झूठ बोल रहे नहीं। तो आप कहते हैं कि अच्छा हमारा 100 में से 200 सही हो गया, 50 में से 60 सही हो गया, आप इतना झूठ बोल देते हैं। जब वही कमेंट सेक्शन में हम चेक कर रहे थे, अभी टेस्ट जब ले रहे थे, जब चेक कर रहे थे, तो फिर पता चल रहा था कि जल्दी जल्दी में से इतना आपका गलत हो जा रहा था। तो जब कमेंट सेक्शन में करेंगे तो फिर हम कमेंट देखेंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ क्या सच है क्या झूठ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मंगल ग्रह। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन कौन सा सही होगा। वेरी गुड, ऑप्शन बी सही हो जाता है, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और यहां पर आप ये जानिए पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है, लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इस गति को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और इसे हम दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। दैनिक गति से क्या होता है, पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। क्या होता है, दिन और रात होते हैं।
जितना हम बताते चलें आप अपना कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, भूगर्भ में अत्यंत गहराई पर लावा के ठोस होने से बनने वाली जो चट्टानें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें, लावा चट्टानें, रूपांतरित या तलछटित चट्टानें। ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए सही हो जाता है। प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। भूगर्भ में अत्यंत गहराई पर लावा के ठोस होने से जो बनने वाली चट्टानें होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला है, डेफिनेशन पर आधारित जब क्वेश्चन होता है तो उसमें बस उतना ही बताया जाता है। कौन सी चट्टान जैविक है? मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट। मैंने ज्योग्राफी में चट्टान से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ाया है वहां से आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म पूछ लिया जाएगा, और वो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो है कि आप मतलब उसे मिस नहीं करना चाहिए आपको। वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। एक एक चट्टान की आग्नेय, रूपांतरित, इन सभी के बारे में, सेडिमेंट, ये सभी के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से बताया गया, डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है, और बहुत सारे उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवर कर दी गई हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कोयला। जैविक चट्टान का एक सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी चट्टान जिसमें जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म जीवों के जो अंश होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर दब चुके हुए होते हैं, वो जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। जब जीव जंतु जमीन के अंदर दबते हैं, जीव जंतु वो क्या बनाते हैं? ये पेट्रोलियम बनाते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबते हैं तो वो कोयले का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? जैविक चट्टान। मतलब इसमें ये भी सजीव की कैटेगरी में आते हैं, ये भी सजीव की कैटेगरी में आते हैं। तो जैविक चट्टान वही हो जाते हैं जिनमें जीवाश्म मिलते हैं। ऐसी चट्टान जिनमें जीवाश्म मिलते हैं, यानी कि जो पहले जीव जंतु थे, जो सजीव थे, वो मिल जाते हैं, तो जैविक चट्टान कहलाती है। जैसे कोयला हुआ, ये हो गया पेट्रोल। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, मतलब एग्जाम्पल दे करके बताया। तो कोयला और पेट्रोल ऐसे एग्जाम्पल जो जैविक चट्टान की कैटेगरी में आएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिर कभी नहीं भूलेगा, और चाहे जैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके, चाहे जिस एग्जाम्पल के साथ पूछा जाए, आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? अधिकेंद्र जो शब्द है इसका संबंध भूकंप है, वलन, भ्रंशन या पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, भूकंप से संबंधित है। जो अधिकेंद्र होता है ये पृथ्वी तल पर, जो मतलब अधिकेंद्र के बारे में आप जानिए, पृथ्वी तल पर जहां भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है वही अधिकेंद्र कहलाता है। ये पृथ्वी तल है, तो जहां पर भी भूकंप का मतलब भूकंपी तरंगों का आप कह सकते हैं कि मतलब जहां से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती है, जहां पर अनुभव किया जाता है, वही अधिकेंद्र कहलाता है। वलन किसे कहते हैं? जब चट्टानों में दबाव या फिर संपीड़न पैदा होता है, तो इस दबाव से चट्टान की परतें होती मुड़ जाती है। तो चट्टान में मोड़ों का पड़ना ही क्या कहलाता है? वलन कहलाता है। जो चट्टानें होती, चट्टान ऐसी है, चट्टान में जब मोड़ पड़ जाती है तो वो वलन कहलाता है। वलन हमेशा शिखर और द्रोणियों के रूप में होता है। शिखर बन जाता है या फिर द्रोणी बन जाती है, जो घाटी इस तरीके से बन जाती है। ये शिखर मतलब जो शिखर होता है ऊंचाई पर, वो। भ्रंशन किसे कहते हैं आपको ये भी बता देते हैं। भ्रंशन की जो उत्पत्ति होती है, ये इसमें देखिए, ये दबाव या संपीड़न बल और तनाव बल के कारण से होता है। भ्रंशन में क्या होता है? चट्टानों का जो स्थानांतरण होता है, मेनली जो चट्टानें हटती हैं या जो इनका विस्थापन होता है चट्टानों का, ऊपर या नीचे हो जाता है, दाएं या बाएं हो जाता है, इधर खिसकती है या इधर खिसकती है, ऊपर या नीचे ऐसे हो जाता है, या फिर आगे पीछे की दिशा में हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है भ्रंशन। और अधिकेंद्र शब्द का जो संबंध है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, भूकंप से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता वहां अधिकतम होती है जहां पर क्या होता है? गहराई अधिक हो या चौड़ाई अधिक हो, वेग या नदी समुद्र से मिलती है। विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, वेग अधिक हो। देखिए, नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता वहां अधिकतम होती है जहां पर वेग अधिक होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज बता देते हैं, नदी का जो अपरदन होता है अधिक होगा या कम होगा, तीव्र गति से होगा या मंद गति से होगा, ये इन बातों पर निर्भर करता है। प्रवाहित जल की मात्रा कितनी है, भूमि की ढाल कितनी है, जल में मलबे की मात्रा कितनी है,
नदी के तल की बनावट कितनी, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? सहारा रेगिस्तान। विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है और सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, और आपको बता दें एशिया का गोवी रेगिस्तान, एशिया का गोवी रेगिस्तान है जो मंगोलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाता है, चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को हम चोलिस्तान कहते हैं। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2 लाख, यहाँ पर कितना है? 60,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का जो विस्तार है, थार का विस्तार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, एक ऐसी नदी है, आपसे पूछा जाता है एक ऐसी नदी है जो थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती, वो नदी कौन सी है? आपको बताना है। उत्तर आपका सही हो जाएगा लूनी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी थार के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। ठीक है, और आपको बता दें जो गोवी रेगिस्तान है मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अभी मैंने आपको बताया सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कालाहारी ये कहां पर है? यह है दक्षिण अफ्रीका के मतलब दक्षिण अफ्रीका में है ये कालाहारी मरुस्थल। आते हैं हम अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन इससे रिलेटेड जो हम आपको फैक्ट बताने वाले हैं वो शायद टफ हो, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की है एबल तस्मान ने। कब की है? 1642 में, और कप्तान कुक ने, दोनों ने मिलकर के इन्होंने 1769 में। तो कहने का मतलब दोनों ने की है, एबल तस्मान और कुक ने। ठीक है, और इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 22। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। जितने पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जितनी मेरी क्लास देख करके आपको क्वेश्चन तैयार होगा उतना किसी क्लास में नहीं होता है। ठीक, मुझे पता है। ऑप्शन अगर आ जाए, ये पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, तो एबोर्जिन्स कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, और लैंड ऑफ कंगारू, एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। 3 चीजें मैंने बताई। और अब यहां पर बात करेंगे अंटार्कटिक। ये महाद्वीप विश्व का 7वां बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अभी मैंने बताया कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में ही है। दक्षिण अमेरिका विश्व का 4था बड़ा महाद्वीप है। तो
उम्मीद है कि आपको सारे फैक्ट यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, सारे पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुके होंगे। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब एक ग्लेशियर में गहरी दरार पड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, क्रेवासे कहते हैं, क्रेवासे। तो एक ग्लेशियर में जब गहरी दरार पड़ती है तो उसे हम कहते हैं क्रेवासे। आपको बता दें, पहाड़ और पर्वत के बीच जो दरार पड़ती है उसे हम कहते हैं धर्रा। जमीन के बीच के गैप को हम कहते हैं दरार कहते हैं, ठीक है। और ये जब क्रैक किसे कहते हैं? शीशा हुआ, मकान हुआ आदि के बीच में जब गैप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रैक हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह क्या है? चंद्रमा से अधिक ठंडा, सूर्य से अधिक गर्म, या सूर्य जितना गर्म या सूर्य की अपेक्षाकृत यह ठंडा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? एक तारा जो नीला दिखाई देता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। ये सूर्य से अधिक गर्म है। सूर्य से अधिक गर्म है क्योंकि किसी तारे का रंग उसके पृष्ठ के ताप द्वारा निर्धारित होता है। ये आप सभी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा इसी लाइन से बनेगा। किसी तारे का जो रंग होता है उसके पृष्ठ के ताप के द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, जिन तारों का ताप निम्न होता है वे कैसे प्रतीत होते हैं? ये लाल प्रतीत होते हैं। और जिनका ताप उच्च होता है वो कैसे प्रतीत होते हैं? वे श्वेत होते हैं, ठीक है। और जिनका ताप अति उच्च होता है वे नीले प्रतीत होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। जिनका ताप अधिक होगा वे नीले प्रतीत होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? 50 से 500 किलोमीटर, 30 से 50, 11 से 30, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। सबसे पहले जब भी पूछा जाए क्वेश्चन की ओजोन परत का किस स्तर में पाया जाता है तो पहले ये जानिए वो स्तर कौन सा है, क्या नाम है उसका? समताप मंडल। आपका उत्तर आएगा समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल। अब ये देखिए कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 30 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और ये परत सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करके पृथ्वी को तीव्र हानिकारक किरणों से बचाती है, ठीक। और इसकी जो मोटाई होती है ये 20 किलोमीटर। अभी 30 से 50 हुआ ना, तो 20 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? और इस मंडल की खोज किसने की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हर किताब में आपको नहीं मिलेगा। इस मंडल की खोज सबसे पहले 1902 में टीज रैस बोर्ड के द्वारा की गई। क्लियर? चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? विकल्प कौन सा सही होगा? डोल ड्रम निम्न दाब की मेखला है, उच्च दाब की मेखला है, और विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक ये होता है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है। विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक होता है ये। देखिए, जो विषुवत रेखा ये मतलब 10 अंश उत्तर और 10 अंश उत्तर मतलब दक्षिण अक्षांश तक ये विस्तृत होता है, ठीक है। तो विषुवत रेखी जो निम्न दाब की शांत पेटी है इसे हम कहते हैं डोल ड्रम। और ये विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ये विस्तृत होती है। 10 ऊपर ऐसे इस तरीके से ये हुआ, ये पृथ्वी विषुवत रेखा। अब इस तरीके से ऐसे ऐसे चलती है ना अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। अभी इधर से 10 डिग्री उत्तरी, फिर 10 डिग्री दक्षिणी, इस तरीके से इसी के बीच को हम कहते हैं डोल ड्रम कहते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में अधिक गर्मी के कारण वायु अत्यधिक गर्म होकर के रीजन क्या होता है जो यहाँ पर डोल ड्रम की स्थिति बनती, मतलब यहाँ पर देखिए जो विषुवत रेखी ये प्रदेश होता है इसमें अधिक गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो अधिक गर्मी के कारण वायु अत्यधिक गर्म हो जाती है, गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। इससे विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। जहाँ वायुमंडलीय दशाएं बिल्कुल शांत होती हैं
इस कारण से इस कटिबंध को हम डोलड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। देखिए, वायुमंडलीय गैसों के कारण जो सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा को रोकना, सौर ऊर्जा को रोकना कहने का मतलब होता है पृथ्वी की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। पृथ्वी की ऊष्मा जब बाहर नहीं जा पाती है तो पृथ्वी पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस मतलब प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, जब पृथ्वी जैसे विकिरण से पूरी तरीके से ये गर्म हो जाती है, विकिरण सूर्य का प्रकाश आता है, गर्म हो जाती है, तो गर्म हो जाती है, फिर इसके बाद से जो विकिरण वापस ये वायुमंडल में नहीं जा पाता है। यहाँ पर कुछ गैसों का ऐसा आवरण पाया जाने लगता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या ग्रीन हाउस जो गैसें हो जाती हैं, तो वो एक आवरण बना लेती है जिससे इस पृथ्वी की उसमें बाहर नहीं जाने पाती है। तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? ध्रुवीय क्षेत्र की जो आबादी है, आबादी वो किन कारणों से विरल है? खनिज पदार्थों की कमी, अनुपयुक्त जलवायु की दशा, अनुपजाऊ भूमि, पर्वतीय स्थलाकृति। ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, अनुपयुक्त जलवायु की दशा। देखिए, जो ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी होती है ये कम होती है क्योंकि यहाँ पर जलवायु की दशाएं अच्छी नहीं होती, रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। ध्रुवीय प्रदेश में वातावरण मानव के निवास, मानव के विकास और जंतु, पेड़ पौधों, इन सभी के लिए अनुपयुक्त होती है। वहाँ की जो दशा बनती है, विषम जलवायु पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है, जिससे कि वहाँ पर एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होता है, अडॉप्टेशन वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। तो आबादी अधिक मात्रा में उपोष्ण और कहाँ पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण और उष्ण कटिबंध में पाई जाती है। और क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए दशाएं हमारे अनुकूल होती हैं, जीव जंतुओं के अनुकूल होती, पेड़ पौधों के अनुकूल होती, इसी वजह से यहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है जनसंख्या घनत्व कितना था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है जनसंख्या घनत्व कितना था। चलिए, विकल्प आप लोग चारों पढ़ लीजिए आराम से, फिर रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति। ठीक है, और यहीं पर आपको बता देते हैं 2001 में भारत का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 325 था। ठीक है, और सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है? सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो कहाँ का है? बिहार का है। सभी क्वेश्चन नोट करते चलिए। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा स्थान जनसंख्या घनत्व में किसका है? पश्चिम बंगाल का। अच्छा, जो बिहार में सबसे ज़्यादा है वो कितना है? 1106 है। और दूसरे स्थान पर जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल है, तो उसका कितना है? 1029 है। अब यहीं पर हम दूसरा सवाल आपसे करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। कितना? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व से हट करके अब हम जनसंख्या पर आते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। कहाँ की है? सिक्किम की है। कितनी है? 0.06 करोड़ है। सबसे अधिक हम जनसंख्या की बात करते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक तो ये है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। भारत की कुल आबादी पूरे विश्व के का कितने प्रतिशत है? भारत की कुल आबादी की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की पूरी 17.5% है। 17.5% ये भारत की कुल आबादी है, 17.5%। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी में ही है और पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोवा की, 62.17% है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या
घनत्व सबसे कम है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन बी सही हो जाता है अरुणाचल प्रदेश की। नवीनतम जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, जो कि अभी मैंने आपको बताया 17 है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है आपको बता दें, जनसंख्या घनत्व हमेशा प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की गणना के अनुसार बिहार का है। और आपको यहाँ पर एक जो मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया, ये फैक्ट ये भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली का है, जो संपूर्ण देश में सबसे अधिक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी जनगणना की बात आती है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो आधुनिक जनगणना है, आधुनिक जनगणना ये किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो उत्तर आपका होगा लॉर्ड मेयो के समय, यानी कि 1872 ईस्वी में ये शुरू हुई। और अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, जनगणना से रिलेटेड, कि नियमित जनसंख्या जो 10 साल के अंतराल पर चल रही है, नियमित जनसंख्या ये किसके समय में शुरू हुई? तो ये लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई। लॉर्ड रिपन के समय कब से? 1881 ईस्वी में शुरू हुई। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बनता है जनगणना से ही रिलेटेड, 1981 में 1981 का वर्ष है, इसको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जब 1921 ईस्वी की आबादी 1911 ईस्वी की तुलना में 13 लाख कम हो गई, ठीक है, और फिर इसके बाद हमेशा बढ़ती भी रही, ये भी जानते रहिए। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे माइंड में था मैंने सब आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है। शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मणिपुर। ऑप्शन सी सही हो जाता है, सोच सकते हैं आप, ऑप्शन सी। केरल में सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, पूरे सभी शिक्षित ही हैं, सबको रोजगार थोड़ी ना मिल जाएगा। तो केरल की जनसंख्या 94% शिक्षित है। कितनी है? 94% शिक्षित है। और सबसे कम साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? बिहार में है। कितनी है? 61.8% है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, कानपुर, फैजाबाद या वाराणसी? ऑप्शन बी सही हो जाता है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये कानपुर कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश का ये जिला है कानपुर। लखनऊ में क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक, वाराणसी में क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, DLW। ठीक है, और एक लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी है। फैजाबाद में क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कुछ आप भी मेहनत करेंगे तभी तो समझ में आएंगी ये चीज़ें। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको किससे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल किसको किससे पृथक करता है? ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। अंडमान को निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। यहीं पर हम बात करेंगे 9 डिग्री चैनल की। तो 9 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। फिर अगर हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल की, तो ये मालदीव एवं मिनिकॉय को पृथक करता है। किसे? मालदीव और मिनिकॉय को। और पाक स्ट्रेट ये किसे? तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका और तमिलनाडु को, यानी कि पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु भारत का ही एक स्टेट है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हम कई बार करा चुके हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए अनाईमुडी। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ये किस राज्य में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पर महेंद्रगिरी के बारे में आपको बताते हैं। ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 1501 मीटर है। डोडा बेट्टा, ये नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। किसकी? नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 2637 मीटर है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी आपका जवाब आता है अनाईमुडी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अभी मैंने आपको बताया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। देखें, आप लोग सोते हैं या जगते रहते हैं ना? वैसे आप हमेशा सोते ही रहते हैं। क्वेश्चन ए, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या ये सभी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ये सभी। तो स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में उन सभी पहलुओं का समावेशन होता है, यानी कि वो सभी पहलू इंक्लूड होते हैं जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सके। मापन और मूल्यांकन तो रुचि का भी किया जा सकता है, सीखने का, अधिगम का भी किया जा सकता है, चरित्र का भी किया जा सकता है। तो ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी, ये सभी। व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तियों में जो विभिन्नताएं होती है, रुचियों में भी विभिन्नता होती है, सीखने में भी, उनके चरित्र में भी। तो आसानी से अगर आप ना स्किनर का कथन समझे तो नॉर्मल वे में भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गहने ने? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, स्पीयरमैन। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। कब किया? 1904 में किया। स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर के बनी है। दो कारक कौन कौन से हैं? एक होता है जनरल फैक्टर, जिसे हम कहते हैं जी फैक्टर, ठीक, सामान्य योग्यता कारक या जनरल फैक्टर, जिसे हम कहेंगे जी फैक्टर। दूसरा होता है विशिष्ट योग्यता कारक या स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे हम कहेंगे यस फैक्टर। ठीक है, ये दो फैक्टर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या कोहलर का? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, स्किनर का कथन है ये। स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर मतलब चलते आगे जितना भी आप बढ़ते जा रहे हैं, सामंजस्य की प्रक्रिया है, आप जितना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी जानते रहिए। किसका? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। अब हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो अगर आप जानते रहेंगे तो इसमें से आप एक अलग कर पाएंगे कि जो उन्होंने नहीं बताए हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। हार्वर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। इसमें एक है भाषाई बुद्धि, दूसरी तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है स्थानिक बुद्धि, चौथी है शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवी है संगीत बुद्धि, छठी है व्यक्तिक आत्मबुद्धि, सातवीं व्यक्तिक पर बुद्धि। तो गार्डनर ने सृजनात्मकता को बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है, तो विकल्प आपका यहाँ पर भी सही हो जाता है। ठीक है,
चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित कर देना, या बच्चा क्या सीखा ये जानना, या बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना है, बालक कितना सीखा है और किस प्रकार सीखा है इसका पता लगाना, ये सब है। लेकिन मूल्यांकन का मूल उद्देश्य बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, आजकल शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों, आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों क्या है? दोनों को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक है, इनको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी आवश्यक नहीं है, या कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, या फिर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। आजकल के शिक्षक और विद्यार्थी दोनों कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षण अधिगम को सरल और सुगम बनाने में सहायक होता है। यह शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए तथ्यों और सूचनाओं को प्राप्त करने में और छात्रों को अभ्यास के अवसर प्रदान करने में ये सहायता करता है। इसीलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आवश्यक होती है। कहीं पर भी आप देखिए, कुछ भी ज़रूरत हो जाती है तो कंप्यूटर, अगर आप जानकारी रहेगी कंप्यूटर की, तो आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। इवन उस पर नोट्स बना सकते हैं, आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, तथ्यों को जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोनों के लिए, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधि का क्या उद्देश्य है? क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधि का उद्देश्य क्या है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में भाग लेना। क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधि का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे अधिगम में भाग ले सकें। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में सहभागी बनाना, और विभिन्न छात्रों के बीच जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है क्लासरूम अध्यापन में। और शिक्षा में आप कह सकते हैं कि एक सबका समावेशन वो निश्चित करता है, सभी बच्चों का समावेश इसमें होता है कि क्लासरूम जब अध्यापन होता है सभी कैटेगरी के बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और फिर है वो एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो मतलब छात्रों को सक्रिय अनुभव प्राप्ति में ये सहायता प्रदान करता है, छात्र सक्रिय रूप से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है। अच्छे पठन के गुण किस ग्रंथ में बताए गए हैं? आपको ग्रंथ बताना है कि किस ग्रंथ में। विकल्प आप सभी के सामने, निरुक्त, मनुस्मृति, मनोविज्ञान, याज्ञवल्क्य शिक्षा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, याज्ञवल्क्य शिक्षा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, अहम पठावः, त्वं पठसि, सः गच्छन्ति, वयम पठामि। तो क्लियर सा है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, त्वं पठसि। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में कौन मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है? आपको बताना, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है। ते पठन्ति, यूयं पठतः, त्वं पठसि, वयम पठामः। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा जा रहा है, तो विकल्प आपका सही हो जाता है बी, यूयं पठतः। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग साथ साथ में स्कोरिंग जरूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को रिप्लाई करना है, कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द में विभक्ति एवं वचन है। नदी शब्द में विभक्ति और वचन, आप लोग जितनी फास्ट रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को स्किप करेंगे। प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, या सप्तमी एक वचन। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, द्वितीय बहुवचन है। नदी ही शब्द में विभक्ति और वचन, तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, द्वितीय बहुवचन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द अपि, अति, कथम, वयम। तो बहुत ही क्लियर सा है, उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, वयम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86, 86 को संस्कृत में कहेंगे, 86 को संस्कृत में क्या कहेंगे? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है टी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालयात गंगा प्रवहति किस सूत्र का उदाहरण है? आपको सूत्र बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। उत्तर यहां पे आपका सही हो जाता है विकल्प ए, भुवा प्रभव, ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याहारों की संख्या है, प्रत्याहारों की संख्या आप सभी को बताना है, कितनी संख्या है? 14, 42, 33, 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, 42, 42। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? रेडियो, श्यामपट्ट, ग्रामोफोन, चार्ट। उत्तर आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है विकल्प बी, श्यामपट्ट सबसे आवश्यक पूछा जा रहा है और सभी सहायक सामग्री में। नेक्स्ट है, निम्न में अल्प प्राण नहीं है, निम्न में अल्प प्राण नहीं है, ल, ग, घ, अंग। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, घ। फ्रेंड्स आप सभी लोग स्कोरिंग जरूर करते रहेगा, कितने आपके सही होते हैं। तल्लीन में किस सूत्र से संधि हुई है? तल्लीन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है ये, तल्लीन में किस सूत्र से संधि हुई है? तोरली, मनुस्वार, खरिच, झलाम, जशवंते। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है तोरली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 56, 44, 48, 32। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, 32। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, नदी शब्द का सप्तमी एक वचनांत रूप है? नद्याम, नदीसु, नदीनाम, नद्या। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है नद्याम, ए। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, गोमायु पद का अर्थ है, गोमायु पद का अर्थ क्या है? गाय, पर्वत, सियार, गाय का बछड़ा। विकल्प आप सभी के सामने है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी, सियार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क लगाइए, जल्दी जल्दी से लगाइए मार्क। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फुल टेस्ट है आपका, ये मॉडल पेपर है तो फुल टेस्ट है, आप लोगों को बस यहाँ पे स्कोर करके बताना है कि आपका कितना सही हो जाता है, आपकी तैयारी कितनी है, प्रैक्टिस आप जल्दी जल्दी से करते रहिए। आपकी पूरी सिलेबस से यहाँ पे क्वेश्चन कवर किया गया, परफेक्ट मॉडल पेपर, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होता है, राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप आपको बताना है। रामस्य, रामानाम, रामाणाम, रामान। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, रामाणाम। षष्ठी बहुवचन का रूप, उत्तर यहां पे आपका सही हो जाता है विकल्प सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, राजपुरुषा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। राजपुरुषा में समास है, राजपुरुषा में समास कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तत्पुरुष तो है,
कौन सा तत्पुरुष है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है? किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क जरूर कर लीजिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, अग्नि पुराण को कहते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किस देश से चीते को लाने को मंजूरी दे दी है? आपको बताना है यहाँ पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किस देश से चीते को लाने को मंजूरी दी है? तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अफ्रीका से। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को उपयुक्त स्थान देख करके अफ्रीकन चीता को लाकर बसाने की मंजूरी दे दी है। और भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ चीते लगभग देश से विलुप्त हो गए हैं। इसीलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कहां से? नामीबिया से अफ्रीकी चीता को लाने के लिए याचिका दायर की थी। और सरकार की योजना है नामीबिया जैसे अफ्रीकी देश से चीता को भारत में ला करके फिर से बसाया जाए। क्लियर है? क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस साइक्लिस्ट को बर्लिन साइक्लिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक से नवाजा गया? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो ये पूरा टूर्नामेंट कहां पे हुआ था? जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो भारतीय, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाता है आपका। ये भारतीय साइक्लिस्ट हैं, इनका नाम है पूरा एसो एल्बेन, जो कि भारतीय साइक्लिस्ट हैं, भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने बर्लिन टूर्नामेंट की किरिन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्लियर है? और दूसरे स्थान पर कौन थे? दूसरे स्थान पर चेक गणराज्य के टॉमस बाविक। कौन? टॉमस बाविक, ये दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के मैक्सिमिलियन लेव। कौन? मैक्सिमिलियन, यहां पे देखिए मैक्सिमिलियन लेव को तीसरा स्थान मिला, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता। एसो एल्बेन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानते चलिए, एसो को इस महीने में ही मुंबई में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2020 में यंग एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। स्पोर्ट, यहाँ पे देख लीजिए, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2020 में यंग एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और ये भी जानते चलिए, बात जर्मनी की आ रही है, बर्लिन की आ रही, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो गया। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो है। जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है। अगले हाल ही में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मुंबई में। मुंबई में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। 16th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 कहां पर? मुंबई में। एक पॉइंट यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ये दक्षिण एशिया में गैर फीचर फिल्मों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता को डीलिट की उपाधि प्रदान की? चारों में से हमारे यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, अभिजीत बैनर्जी को। कोलकाता के कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बैनर्जी को डीलिट की उपाधि प्रदान की। उन्हें यह पुरस्कार विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुश्री सोनाली चक्रवर्ती बैनर्जी ने प्रदान की। अभिजीत बैनर्जी को वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने के प्रयोगात्मक प्रयासों के लिए 2 अन्य लोगों के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इसमें अब्दुल लतीफ़ जमील शामिल हैं, जो पॉवर्टी एक्शन लैब के निदेशकों में से हैं, जिनकी स्थापना 2003 में की गई थी। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। हाल ही में नौसेना ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आपको बताना है चारों विकल्प में से यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन, आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन के रिप्लाई कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा, और जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी हम सभी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सभी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, जिससे कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए, कुछ भी ना छूटने पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे बी, ऑपरेशन वनीला। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए, किसके लिए? मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया। ऑपरेशन वनीला ये क्यों शुरू किया गया? ऑपरेशन वनीला को साइक्लोन डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए ये सहायता शुरू की गई। कौन सी? ऑपरेशन वनीला। इसमें भारतीय नौसेना के अनुसार आईएनएस ऐरावत को इस मिशन के लिए तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना जहाज चिकित्सा शिविर स्थापित करने, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करने के लिए एकदम से एक्टिव है, तैयार है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे ये जानते चलिए, नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह है। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। क्लियर है? अब यहाँ पे हम मेडागास्कर के बारे में जान लेते हैं। मेडागास्कर को अक्सर ये जानते चलिए ग्रेट रेड द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा गया वो हम कवर करेंगे। ग्रेट रेड द्वीप कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी लाल है और यह आमतौर पर कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर हम कर लेते हैं लास्ट में सुपरफास्ट रिवीजन। तो सुपरफास्ट रिवीजन की आज हमारी जो क्लास होगी जीएस से रिलेटेड ही होगी। तो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल रंग के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो लाल रंग के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मंगल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पश्चिम से पूर्व। विकल्प बी सही हो जाता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भूगर्भ में अत्यंत गहराई पर लावा के ठोस होने से बनने वाली चट्टान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, प्लूटोनिक चट्टानें। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान होती है? कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टान के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, कोयला। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? अधिकेंद्र शब्द का संबंध, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, भूकंप। अगला है, नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता वहाँ होती है, नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता वहाँ अधिकतम होती है जहाँ पर क्या होता है? इसका वेग अधिक हो, विकल्प सी सही हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? पाकिस्तान में, ऑप्शन बी सही हो जाता है, चोलिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया है। अगला है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, क्रेवासे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है इसका मतलब है कि क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सूर्य से अधिक गर्म है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस स्तर में पाई जाती है?
ओजोन परत किस स्तर में पाई जाती है? ऑप्शन बी 30 से लेकर के 50 किलोमीटर की रेंज में ये पाई जाती है। अब स्तर कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। डोल ड्रम क्या है? मैंने आपको बताया है। डोल ड्रम विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। जो ये वायुमंडलीय गैसें एक घेरा बना लेती है, इससे जो सौर विकिरण होता है वापस वायुमंडल में नहीं जा पाता है और जिससे कि ये पृथ्वी का जो तापमान होता है बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? ऑप्शन बी अनुपयुक्त जलवायु की दशा की वजह से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन सब डिटेल में बताया, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत का वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, केरल है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कानपुर में। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? ऑप्शन ए सही हो जाता है, अंडमान को निकोबार द्वीप से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, दक्षिण भारत की पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अनाईमुडी, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की। ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद या वाराणसी? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। और आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है जिसका नाम है मुनमुन ब्लॉग्स, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? वहाँ पर हमारी कुछ न कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ ही करते हैं क्लास को ख़त्म। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। और आप सभी को बता दें, आपकी क्लासेस जो मॉर्निंग में चलती है करंट अफेयर की, मॉर्निंग में करंट की क्लास चलती है और फिर उसके बाद चलती दोपहर के 3 बजे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम NCERT और SCERT को बेस बना करके चलते हैं। और फिर उसके बाद से आपकी 11 बजे SCERT चलती है और उससे पहले 7 बजे के करीब आपकी क्लास चलती है। एक और क्लास होती है बीच में जो सर लेते हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसे ज्वाइन किया करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।